हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसका हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे, एक चर का द्विघात समीकरण। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। इसका पहले वीडियो हम प्रश्नावली 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम वर्ग समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण अथवा वर्ग समीकरण को पहचानना सीखे थे। ठीक है, अब इस प्रश्नावली 2 में हम पढ़ेंगे कि कोई भी दिया गया एक वर्ग समीकरण है, उसका मूल कैसे ज्ञात करते हैं, और हम यह जानेंगे कि जो मूल दिया गया है वो कोई मान दिया गया है उस समीकरण का मूल है या नहीं। ठीक है, तो प्रश्न 2 में आपका जो सवाल दिया गया वो इस प्रकार से है कि जांचिए गए दिए गए मान समीकरण का मूल है अथवा नहीं है। ये जो आपका मान दिए गए हैं, यहाँ पर x के 2 मान दिए गए हैं। जांचना कि ये जो दिए गए मान जो है, जो समीकरण है, जो वर्ग समीकरण है, इसका मूल है अथवा नहीं है। ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है एक्स का मान को यहाँ पर पारे से रख करके देखेंगे। यदि बराबर शून्य आ रहा है तो दिए गए जो मान जो है समीकरण का मूल होंगे, और यदि शून्य नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर LHX और RHS बायां पक्ष दायां पक्ष आपस में बराबर होना चाहिए, इसलिए बायां पक्ष दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाता है, समीकरण का मूल है। और बराबर नहीं होता समीकरण का मूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है समीकरण में क्या दिया गया है, 2x² प्लस x माइनस x इक्वल टू 0, और x के 2 मान है, x बराबर 2 और x बराबर 3/2, दोनों को रख करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। पहला समीकरण क्या दिया गया है, 2x² प्लस का x माइनस 6 इक्वल टू 0, और मान क्या दिया गया है, पहला मान दिया गया है x बराबर 2 दिया गया है। तो x बराबर 2 रखने पर, पहले x बराबर 2 रख करके देखते हैं। तो x हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, तो 2 की घात 2 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। यहाँ पर ऐसे जो हमें क्या रख दिए, यहाँ पर 2 रख दिए हैं, तो 2 की घात 2 आ गया, धन यहाँ पर 2 रख दिए हैं, तो 2 माइनस का 6 बराबर 0। अभी 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है, धन 2 ऋण 6 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर 2 चूँ कितना होता है, 8 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर 8 2 कितना हो गया, 8 2 के 10 ऋण 6 बराबर 0। 10 में 6 गया 4, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि क्या हो गया, बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। अतः इस समीकरण का मूल नहीं है। x बराबर 2 क्या हो गया, x बराबर 2 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, अब एक और बच गया, वो क्या है, x बराबर माइनस का 3/2। तो चलिए देखते हैं, इसको रख कर देखते हैं। x बराबर ऋण 3/2 रखने पर, इसको रख करके देख लेते हैं। तो x की हम क्या रखेंगे, अपन लोग ऋण 3/2 रखेंगे, तो 2 गुणित ऋण 3/2 क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ऐसे हम क्या रख दिए हैं, ऋण 3/2 रख दिए हैं, धन ऐसे हम क्या रखेंगे, ऋण 3/2 रखेंगे, ऋण 3/2 ऋण का 6, 2 गुणित ऋण 3/2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 3 3 9/4, 9/4। ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3/2 को उतार देंगे, ऋण का 6 बराबर क्या हो गया, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, तो 9/2 ऋण 3/2 ऋण 6 बराबर 0। लघुत्तम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 लघुत्तम आ जाएगा, तो 9 ऋण 3 ऋण 12 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ऋण 12 3 कितना आ गया, 15/2 इक्वल टू 0, और 9 में 15 गए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6/2 इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं कि माइनस का 6 नॉट इक्वल टू 0 है, माइनस का 6/2 नॉट इक्वल टू किसका है, 0 है। अतः जो है दिया गया मान, मतलब कि माइनस का 3/2, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का 6/2 नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब कि क्या आ जाएगा, माइनस का 3 नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः x बराबर ऋण 3/2 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी दिए गए सवाल हैं सबको आपको उसी प्रकार से करके देखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। 4x² माइनस का 9x धन इक्वल टू, देखिए अगला सवाल है 4x² ऋण का 9x इक्वल टू 0। तो समीकरण मान क्या दिया गया, x बराबर 0, x बराबर 9/4। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि समीकरण का मूल है अथवा नहीं है।
तो x का मान को पारे पर से रख करके देखेंगे बाएं पक्ष जहाँ पे आपस में बराबर होता है या नहीं। तो हल लिखते हैं। समीकरण क्या दिया गया है, 4x² माइनस का 9x = 0 दिया गया है। तो x बराबर 0 रखने पर x पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे तो 4 0 का स्क्वायर ऋण 9 0 बराबर 0। x की जगह क्या रख दिए, यहाँ पर हम लोग 0 रख दिए हैं। तो 0 ऋण 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर हो गया, अतः x बराबर 0 समीकरण का मूल है। एक तो निकल गया। अब इसको देखते हैं, 9/4 को देखते हैं। तो x बराबर 9/4 रखने पर ऐसे हम क्या रख देंगे, 9/4 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख के देखते हैं, 4 गुणित यहाँ पर क्या रख देंगे, 9/4 रख देंगे। तो 9/4 का स्क्वायर ऋण 9 गुणित क्या रख देंगे, 9/4 रख देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुणित 9 × 81 बटे कितना आ गया, 4 × 4 = 16 माइनस का 9 × 81/4 क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 4 × 4 = 16 आ जाएगा। तो 81/4 माइनस 81/4 बराबर 0। तो ये दोनों आपस में क्या है, कट जाएगा, 0 बराबर 0। बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, अतः x बराबर 9/4 समीकरण का मूल है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि कोई भी मान दिया गया है, उसका मान को समीकरण में रखने पर यदि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों आपस में बराबर होता है तो दिया गया मान समीकरण का मूल होता है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसका हल देखते हैं क्या होगा। दिया गया मान जो है समीकरण का मूल है अथवा नहीं है। समीकरण क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3 √3x धन का से = 0। तो क्या रखेंगे, x बराबर पहले क्या रख देंगे, √3 को रख के देखते हैं। √3 रखने पर, ठीक है, √3 रख देंगे तो √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -3 √3 इंटू क्या हो जाएगा, √3 धन का 6 बराबर 0। √3 कितना हो जाएगा, गुणा करने से क्या आता है, 3 आता है। ऋण का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 × 3 धन का 6 बराबर 0। 3 ऋण 3 × 9 का 6 बराबर 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ऋण का 6 धन का 6 बराबर 0। ये दोनों कट जाएगा, 0 बराबर 0। देखिए यहाँ पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया। अतः जो है x बराबर √3 जो है, √3 समीकरण का क्या हो जाएगा, मूल है। ठीक है, ये तो है। अब चलिए इसको देखते हैं, x बराबर -2 √3 को देखते हैं, ये क्या होता है। हमारा दिया गया समीकरण है x² माइनस का 3√3x प्लस का 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे माइनस का 2 √3 रखने पर। ठीक है, x बराबर माइनस का 2 √3 रखने पर हम ये रख करके देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। ये रख देंगे इसकी जगह में माइनस का 2 √3 का स्क्वायर माइनस का 3 √3 माइनस का 2 √3 धन का 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 3 3 9 आ जाएगा। माइनस का 2 √3 को आप लोग 2 बार गुणा करो, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 3 का 3, इस प्रकार से 2 दूनी 4 और ये 3 आ जाएगा। माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 गुणे 3 आ जाएगा, धन का 6 बराबर 0। तो 4 3 12, 4 3 12 आ जाएगा, धन का 6 3 18, धन का 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 18 12 कितना होता है, 18 2 20 31, 6 36 इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर नहीं आया है। अतः x बराबर हट दो, √3 का मूल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है किसी भी दिए गए मान को समीकरण में रखने पर यदि बाएं पक्ष दाएं पक्ष आपस में बराबर होता है तो वह मान समीकरण का मूल कहलाता है, यदि बराबर नहीं तो समीकरण का मूल नहीं कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली 2 में पहला सवाल आप बना करके देख लीजिएगा, बहुत ही सरल है। अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करते कैसे हैं, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी द्विघात समीकरणों के अधिकतम 2 मूल प्राप्त होते हैं और 2 ही मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, 2 से कम मूल प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो मूल ज्ञात करते कैसे हैं, कोई भी द्विघात समीकरण में कोई भी चर पद दिया है
तो उस चर पद का मान ही उस समीकरण का मूल कहलाता है। तो यहाँ पर चर पद क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, तो यहाँ पर x का ही मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। 2 दिखाई दे रहा है, x ऋण 4 और x ऋण 2 बराबर 0। तो ये मतलब इसका मतलब क्या होता है, x ऋण 4 बराबर 0 और x ऋण 2 बराबर क्या होता है 0। अलग अलग कर लीजिए, x बराबर 4 और x बराबर 2, इस क्या आ गया आपका आंसर है। तो समीकरण का मूल हो गया x बराबर 4 और x बराबर 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है 2x धन का 3 और 3x ऋण का 7 बराबर 0। समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए किसी भी जो भी चर राशि है उसका मान ज्ञात करते हैं। चर राशि क्या दिख रही है यहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है, तो हमको x का क्या करना है, यहाँ पर मान ज्ञात करना है। और इस प्रकार से बराबर 0 है, मतलब ये इस पद के बराबर भी 0 है और इस पद के बराबर भी 0 है। ठीक है, तो कैसा आ जाएगा 2x धन का 3 बराबर 0 और क्या आ जाएगा 3x ऋण का 7 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 3 को इधर लेके जाएंगे तो 2x बराबर ऋण 3, चूँकि धन इधर जाके क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। इसी प्रकार से 3x बराबर 7 हो जाएगा, चूँकि ऋण इधर क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा ऋण 3/2, चूँकि गुणा यहाँ जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से x बराबर 7/3, यहाँ पर चूँकि गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो दो मूल ज्ञात हो गया, x बराबर 3/2, x बराबर 7/3, क्या आ गया आपका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से चर पद का मान ज्ञात करते हैं, वही समीकरण क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। अगला सवाल दिया गया है x² ऋण 11 = 0। समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकाल लीजिए। x ऋण 11 = 0। तो यहाँ पर 2 पद दिया गया है, तो x बराबर 0 हो जाएगा और x ऋण 11 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 और x ऋण 11 बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 0 तो एक मूल तो होगा ही और x बराबर क्या हो जाएगा 11 भी हो जाएगा। चूँकि ऋण है यहाँ जाके क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से चर संख्या का मान ज्ञात कर लेते हैं, वही समीकरण क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3 जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, क्या √2 समीकरण x² + 2x - 4 = 0 का एक मूल है। क्या इसका मूल है, तो आप सभी जानते हैं √2 का मान को यहाँ इस समीकरण में रखेंगे, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर √2 का मान को रखेंगे। यदि बराबर 0 आता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर 0 आ जाता है तो समीकरण का मूल होगा, यदि बराबर नहीं आता तो समीकरण का मूल नहीं होगा। तो इसको आप लोग होमवर्क है घर में बना कर देखिएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनका मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। अब इसे गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है, मतलब इसका पहले गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके इस प्रकार से किसी फॉर्म में लेकर के आना है और कोई भी 2 मूल ज्ञात करना है। ठीक है, या फिर इस प्रकार से कोई 2 इस प्रकार से फॉर्म में लेके आना है और इस प्रकार सॉल्व करके मूल ज्ञात करना है, या इस प्रकार से इस रूप में लेकर के आना है और इस रूप में लेकर के आकर के आप क्या करना है, कोई भी 2 मूल ज्ञात करना है। इसमें मैक्सिमम 2 मूल ज्ञात होता है। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, किसी समीकरण का गुणनखंड करना मतलब समीकरण को हल करना और हल करके मूल को ज्ञात करना है। तो किसी समीकरण को हल करने के लिए आपकी किताब में 3 विधि दी गई है। पहला है आपका गुणनखंड विधि, किसी समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए पहली विधि गुणनखंड विधि है। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि है और तीसरी विधि होती है भाग विधि, या इसी को आपकी किताब में लिखा हुआ है सूत्र विधि। ठीक है, तो आप लोग बुक में 3 विधियां दी गई हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण विधि और भाग विधि या फिर सूत्र विधि। तो इस प्रश्नावली 2 में हम गुणनखंड विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आगे के 2 प्रश्नावली में आगे के आने वाले प्रश्नावली में हम पूर्ण विधि और भाग विधि को पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं, इस समीकरण को मैं हल यहाँ पर लिख देता हूँ। समीकरण क्या दिया गया है 9x²
माइनस का 3x ऋण का 2, क्या हो गया, 0 हो गया। आपको ये देखना है कि कोई भी समीकरण दिया हुआ है उसका हम क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। तो उसे गुणनखंड करने के लिए क्या यह समीकरण वर्ग समीकरण है अथवा नहीं है। तो आप सभी जानते हैं वर्ग समीकरण क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पर a की जगह में क्या है 9 है, b की जगह में क्या है 3 है, और c की जगह में क्या है माइनस का 2 है। या इस रूप में है तो यह एक वर्ग समीकरण है, और किसी भी वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात हो सकता है, उसका गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका सवाल है 9x² माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये एक वर्ग समीकरण है। और इसका गुणनखंड विधि से इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए हमको ये बीच का जो पद है इसको हम 2 बराबर भागों में हमको तोड़ना है। बीच के पद को 2 बराबर भागों में तोड़ना है, और बीच के पद को 2 बराबर भागों में तोड़ने के लिए एक प्रकार का विधि प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथम पद, ये पहला पद है, पहला पद गुणा करेंगे तीसरा पद, पहला पद और तीसरा पद क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेते हैं, और जो इसका आंसर आता है देखिएगा, पहला पद गुणित तीसरा पद, मतलब पहला पद क्या है यहाँ पर 9x² है गुणित तीसरा पद क्या है यहाँ पर 2 है, ऋण का 2 है, ऋण का 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9 दूनी माइनस का 18x², क्या आ चुका है माइनस का 18x² आ चुका है। ठीक है, पहला पद और तीसरा पद का आपस में गुणा कर लें तो कितना आ चुका है माइनस का 18x²। अब इस माइनस के 18 को ऐसे 2 बराबर भागों में बांटना है कि गुणा करने पर माइनस का 18 आ जाए, या जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आ जाए। माइनस का 18 को ऐसे 2 बराबर भागों में बांटना है कि गुणा करने पर माइनस का 18 आ जाए, या जोड़ने या घटाने पर माइनस क्या आ जाए 3 आ जाए। तो माइनस का 18 को हम कैसे 2 भागों में गुणा करेंगे, माइनस का 6 और धन का 3। ठीक है, माइनस का 6 और धन का माइनस का 6 गुणित क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। माइनस का 6 और 3, ठीक है, इसको स्क्वायर से लिख देंगे जी। माइनस का 6 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 18 आ जाएगा, और माइनस का 6 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ऋण का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बराबर भागों में हम इसको बांट चुके हैं, माइनस का 6 और धन का 3। तो माइनस का 6 में धन का 3 गुणा करेंगे तो ऋण का 18 आ जाएगा, और माइनस का 6 में धन का 3 को जोड़ देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये माइनस का 6, ये माइनस का 6 भी बराबर है, और ये 3 भी, और ये 3 भी आपस में बराबर था। हमें कॉमन कोई 2 संख्या मिल चुकी हैं, ऋण का 6 और धन का 3। इस रूप में इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे तोड़ेंगे। पहला पद को ज्यों का त्यों लिख सकते हैं 9x² ऋण 3x। तो ऋण 3x को कैसे लिख सकते हैं, ऋण का 6x, यहाँ पर x जोड़ दीजिए, और धन का 3x, यहाँ पर x जोड़ दीजिए, x जोड़ दीजिए, x लगा दीजिए, ये क्या जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लग देंगे, यहाँ पर भी x लगा दीजिए, x लगा दीजिए, तो 6 18x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बराबर दिख रहा होगा, तीसरा पद, ये भी तीसरा पद, ये दूसरा पद, ये भी दूसरा पद। तो ऋण 6x और धन का 3x इसको आपस में तोड़ लिए हैं। ठीक है, तो बीच का पद टूट गया, गुणनखंड हो गया, और ये माइनस का 2 को यथावत हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि हम उभयनिष्ठ कुछ ना कुछ निकाल सकें। अब देखिए 9x² और ऋण का 6x में उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, उभयनिष्ठ निकल सकता है, यहाँ पर 3x निकल सकता है आसानी से। तो यहाँ पर 3x को उभयनिष्ठ निकाल दीजिए, क्या बचेगा 3x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा ऋण का क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर धन का एक उभयनिष्ठ निकलेगा तो क्या बचेगा 3x, ऋण क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा 3x ऋण 2 और 3x ऋण 2 डबल लिखा हुआ है,
इसको एक बार लिख सकते हैं और 3x और धन x को जोड़ करके एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3x ऋण का 2 और 3x धन का 1। यहाँ पर 3x ऋण का 2 बार लिखा हुआ है, उसको एक बार लिख दिए, और 3x और धन का 1 को एक बार लिख दिया, बराबर 0 कर दिया। वही चीज़ को यहाँ पर क्या किए हम लिखे हुए हैं। ठीक है, बराबर 0। अब देखिएगा ये जो है आपका, ये किस फॉर्म में आ चुका है, अब इस वाले फॉर्म में आ चुका है जिसमें हम समीकरणों का मूल ज्ञात करते थे और वही मूल को हमें फिर से ज्ञात करना है। इस वाले फॉर्म में आ चुका है, चाहे इस प्रकार से चाहे इस प्रकार से। ठीक है, और देखिए इस वाले फॉर्म में भी आ चुका है, हम इसको अलग अलग करके मूल ज्ञात किए थे। उसी प्रकार से इसको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग करके मूल ज्ञात करेंगे। मतलब 3x ऋण का 2 बराबर 0 और 3x धन का 11 बराबर 0। तो 3x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2/3, और यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर ऋण का 11, तो x बराबर ऋण का 11/3 आ जाएगा। तो कोई दो मूल प्राप्त हो गए हैं, x बराबर 2/3 और ऋण का 11/3 ही क्या आ गया आपका आंसर है। तो दिए गए समीकरणों के दो मूल प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार से आपको जितने भी सवाल दिए गए हैं सभी का आपको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, 4√3x² प्लस 5x ऋण का 2√3 बराबर 0। क्या ज्ञात करना है, समीकरण का मूल ज्ञात करना, मतलब x का मान ज्ञात करना है, दिए गए चरों का मान ज्ञात करना है। तो ये किस रूप में है, ax² प्लस का bs प्लस का c के रूप में है। तो मतलब हाँ, ये वर्ग समीकरण है और इसका मूल ज्ञात आसानी से कर सकते हैं, और कोई भी अधिकतम दो मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा देंगे। दिए गए समीकरण क्या है, 4√3x² प्लस 5x ऋण का 2√3 बराबर 0। यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले पद पहला पद और तीसरे पद का आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आपको यह रफ कार में करना है, रफ कार में करके देखना है। 4√3x² गुणा 2√3, यहाँ पर गुणा कर लिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 गुणित 3x², तो मतलब कि 8 × 24x²। तो यहाँ पर देखिए 24 आ चुका है। इस 24 को ऐसे दो बराबर भागों में बांटना है कि गुणा करने पर आपका 24 ही आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। ठीक है, तो 24 को कैसे करेंगे, 8 और 3 में गुणा करेंगे। तो 8 और 3, 8 ते कितना हो गया, 24 हो गया, और 8 ऋण 3 तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो हमें दो संख्या प्राप्त हो चुकी है, 8x और 3x प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो ये पहला पद तो पहला पद ही रहेगा, 4√3x²। ये 5x को हम 8 और 3 के रूप में तोड़ लेंगे, तो 8x ऋण 3x हो जाएगा, धन 8x ऋण कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मतलब इस 5x को 8x और 3x में दो में आपस में क्या किए, तोड़ लिए हैं। और तीसरा पद ऋण का 2√3, ये था उतर जाएगा। ऐसा हम इसलिए किए थे कुछ ना कुछ हमको उभयनिष्ठ निकल जाए। अब इन दोनों में आपको उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, 4x आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है। 4x को बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर में बचा क्या, √3x आपको बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर धन का 2 बचेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, इन दोनों में उभयनिष्ठ निकलेगा माइनस का √3 उभयनिष्ठ निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो 3 में जब √3 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका, √3 ही बच जाएगा। ठीक है, √3 और क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी √3 निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस का 2। प्लस इसलिए आया है क्योंकि हम यहाँ माइनस को पहले से बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। आप ठीक है, चिन्हों का ध्यान रखिएगा। गुणा कर लीजिए, √3 और x, तो क्या बचेगा, माइनस का 3x आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों संख्याएं एक समान दिख रही हैं। ठीक है, तो इसको एक बार लिख देंगे, √3x धन का 2। बचा क्या, ये दोनों संख्याएं
4x ऋण √3 बराबर 0। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेंगे। √3x धन का 2 इक्वल टू 0, एक आ गया। 4x ऋण √3 बराबर 0 एक दूसरी संख्या आ गई। तो √3x बराबर ऋण का 2 आ गया, तो x बराबर ऋण का 2 बटे √3 और 4x बराबर √3 आ गया, तो x बराबर √3 बटे क्या गया 4 आ गया। तो कोई दो मूल यहाँ से निकल सकता है, x बराबर √2 बटे 3 निकल गया और √3 बटे क्या निकल गया 4। क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये जो आपका समीकरण दिया था उसके कोई दो मूल निकल चुके हैं, x बराबर 2 बटे √3 और √3 बटे 4। ठीक है, इस प्रकार से अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा, AB(x² प्लस का B² माइनस का AC इंटू एक्स माइनस का BC इक्वल टू 0। ये सवाल आपको दिया गया है। इस सवाल में देखिएगा गुणनखंड पहले से किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर x का गुणा जब आप इसमें करेंगे तो आप देखिएगा कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ जो है आसानी से निकल सकता है। तो इस x का गुणा जो है इस वाले ब्रैकेट के अंदर में कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा AB(x² प्लस का ऐसे गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा B²x। यहाँ पर ऐसे गुणा कर लीजिए, क्या आएगा माइनस का माइनस का ACx माइनस का BC इक्वल टू 0। अब देखिएगा इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है, x तो निकल जाएगा, साथ में b भी निकल जाएगा, तो bx उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, ax प्लस का b बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी अब क्या उभयनिष्ठ निकल जाएगा, ACx है और c है, तो यहाँ पर c उभयनिष्ठ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का c को क्या करो उभयनिष्ठ निकाल दीजिए यहाँ पर, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर ax आ जाएगा और c निकल गया तो प्लस क्या आ जाएगा b आ जाएगा। ठीक है, आपको यह देखना है कि ये दोनों पद आपस में क्या होने चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आपका आ गया bx माइनस का c और ax प्लस का b इक्वल टू 0 आ गया। अलग अलग कर लीजिए, bx माइनस का c इक्वल टू 0 और ax प्लस का b इक्वल टू 0। तो bx इक्वल टू c, तो x इक्वल टू c बटी b और ax इक्वल टू माइनस का b, तो x इक्वल टू माइनस का b बटा a। तो कोई भी दो मूल आ गया, x बराबर c बटा b आ गया और x बराबर माइनस का b बटा a आपका आ गया आंसर है। ठीक है, अब इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है x प्लस 1 अपन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपन x प्लस 1 इक्वल टू 5 बटे 6 आ गया। बहुत ही आसान है, इसका आप क्या करेंगे, हर का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम किस प्रकार से लेते हैं, देखिएगा x माइनस 1 आ गया, अब x प्लस 1 आ गया। ठीक है, इसका यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसका x माइनस 1 का इक्वल टू 5 बटे 6 आ गया। ठीक है, अब ये देखिएगा इस प्रकार से कैसे हो गया है, ये a² माइनस b² के रूप में हो गया। मतलब a² माइनस b² मतलब क्या आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी। a² माइनस b² मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी आ गया और a माइनस बी आ गया बटे x² माइनस का 1 बराबर 5 बटा क्या आ गया 6 आ गया। देखिएगा a और ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर x और x आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर x और x 2x एक आ गया, यहाँ पर बचेगा ये 2 आ गया बटा x² माइनस का 1 इक्वल टू 5 बटा 6 आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x और 2x गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4x आ जाएगा बटे x² माइनस का 1 इक्वल टू 5 बटा 6। देखिए यहाँ पर आपको तिरक गुणा करना है। ठीक है, तो 6 का गुणा 4x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक कितना होता है 24x बराबर 5x² माइनस का 1 आ जाएगा। तो 24x बराबर 5x² माइनस का 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, इस 24x को पूरा उठा करके इधर ले आइए तो कितना आ जाएगा, 5x² माइनस का 24x माइनस का 5 इक्वल टू 0। 5x² माइनस का 24 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो 5x² माइनस का 24x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब ये किस रूप में आ चुका है, ये जो है समीकरण के रूप में आ चुका है, वर्ग समीकरण के रूप में।
जो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू शून्य के रूप में है, उसी प्रकार से हल करेंगे। पहले और तीसरा पद तो गुणा कर लेंगे, तो पहले और तीसरा पद क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 5 कितना हो गया, 25x²। अब 25 को ऐसे दो बराबर भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पर क्या आ जाए, 25 ही आ जाए, और जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, ऋण का कितना आ जाए, 24 आ जाए, वो भी ऋण का 24 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो संख्या हम जानते हैं क्या होता है, ऐसे दो संख्या होते हैं अपना 25 से कम 25, तो ऋण 25 गुणित 1 कर सकते हैं। तो 25 से कम ऋण 25 गुणित 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, ऋण का 25 होगा, तो ऋण का 25 आ गया। ठीक है, तो ऋण 25 एकम क्या आ जाएगा, ऋण का 25 आ जाएगा। और ऋण 25 में ऋण 25 धन का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका ऋण का क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऋण 25 और 1 में टूटा है, मतलब कि ऋण 25x और x में क्या हुआ है, यह टूटा है। ठीक है, तो इसको आगे हल करते हैं। तो ये आपका समीकरण जो है 5x² ऋण का 24x ऋण का 5 है, ये किन दो भागों में टूटा हुआ है, ऋण का 25x और x के रूप में टूटा हुआ है। क्योंकि जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो ऋण का 25x² आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण का 24x आ जाएगा। लिख दीजिए, पहला पद सेम रहता है। ऋण का 24x को कैसे लिख सकते हैं, ऋण का 25x धन का x, तीसरा पद सेम रहता है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में कॉमन निकल रहा है 5x। ठीक है, तो 5x को निकाल लीजिए, यहाँ पर x बचेगा ऋण 5, धन का 1 कॉमन निकाल लीजिए, x ऋण 5 बराबर 0। ठीक है, अब कोशिश ये करना है कि ये दोनों पद आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब ये 2 हैं तो इसको 1 करके लिख देंगे, x ऋण का 5 और ये 5x धन का 1 बराबर 0, x ऋण 5 बराबर 0, 5x धन का 1 बराबर 0, x बराबर 5 और 5x बराबर ऋण का 1, तो x बराबर ऋण 1/5। तो क्या आ गया, x बराबर 5 आ गया और ऋण 1/5 आ गया। क्या क्या आपका आंसर है। तो जो समीकरण जो था इसका मूल क्या आ गया, x बराबर 5 और x बराबर ऋण 1/5 आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 2 जो है आज कंप्लीट होता है। इस प्रश्नावली 2 में आपका 1 से लेकर के 4 सवाल तक का आपको बता दिया गया है बीच बीच का। इस प्रश्नावली को अच्छे से बना करके देखिएगा, नहीं बनता है तो हमसे गूगल क्लासरूम में या फिर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम मुझे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।